चलिए आज की बात एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए 13,300 करोड़ रुपए। ये इतनी बड़ी रकम है कि मतलब इसमें क्या क्या हो सकता है। कई अस्पताल, हजारों स्कूल। अब सोचिए कि अगर इतनी ही रकम के फल और सब्जियां हर साल भारत में बर्बाद हो जाएं। ये कोई काल्पनिक आंकड़ा नहीं है, ये असलियत है। और ये बर्बादी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि उन्हें ठीक से स्टोर करने या उन पर नजर रखने का कोई अच्छा तरीका हमारे पास नहीं है। पर आज हमारे पास जो स्रोत है वो इसी समस्या के एक नए समाधान की कहानी है। ये कोई रिपोर्ट नहीं बल्कि एक भारतीय पेटेंट आवेदन है। शीर्षक है IoT बेस्ड एम्बेडेड रॉट मॉनिटरिंग डिवाइस। आज हम इसी की परतें खोलेंगे। और ये चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि ये सिर्फ एक गैजेट के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे एक बहुत बड़ी जमीनी समस्या ने एक कॉलेज के छात्र को उसे प्रेरित किया। उसने कैसे एक अनोखा तकनीकी समाधान बनाया और फिर उसे कानूनी तौर पर अपना बनाने के लिए 5 साल लंबी लड़ाई लड़ी। ये इनोवेशन और कह सकते हैं भारतीय पेटेंट सिस्टम की चुनौतियों की एक बेहतरीन कहानी है। तो चलिए सबसे पहले उस समस्या को समझते हैं जिसने इस आविष्कार को जन्म दिया। 13,300 करोड़ रुपए की बर्बादी, ये आंकड़ा दिमाग घुमा देता है। आखिर ये बर्बादी होती कहाँ है? मतलब खेतों में या बाजार पहुंचने के रास्ते में? असल में लगभग हर जगह। भारत दुनिया में फल और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, पर हमारी सप्लाई चेन में बहुत सी कमजोरियां हैं। बर्बादी खेत से शुरू होती है, फिर ट्रकों में ट्रांसपोर्ट के दौरान, और सबसे ज्यादा होती है बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज और गोदामों में। और समस्या ये है कि सड़ांत का पता लगाने के हमारे जो पुराने तरीके हैं वो बहुत ही साधारण है। जैसे कि मतलब लोग अब तक करते क्या थे? ज्यादातर तो हाथ से छटाई होती थी। मजदूर फलों को देखकर या छूकर अंदाजा लगाते थे कि कौन सा खराब हो रहा है। थोड़ा और एडवांस तरीका था इमेज प्रोसेसिंग का। अच्छा, कैमरे वाला। हाँ, जहां कैमरे फलों के रंग या आकार में आए बदलाव को पकड़ते थे। लेकिन इन दोनों तरीकों में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि जब तक रंग या आकार बदले तब तक तो शायद बहुत देर हो चुकी होती है। बिल्कुल, तब तक सड़न अंदर से शुरू हो चुकी होती है और शायद आसपास के दूसरे फलों को भी खराब करना शुरू कर चुकी होती है। ये मतलब एक रिएक्टिव अप्रोच है, प्रोएक्टिव नहीं। आप समस्या होने के बाद उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एकदम सही। और दूसरी बड़ी सीमा थी दूरी। आपको ये सब कुछ वहीं मौके पर रहकर करना पड़ता था। अच्छा, ये एक अहम बात है। मतलब अगर किसी किसान ने अपनी फसल सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी बड़े शहर के कोल्ड स्टोरेज में रखी है तो उसके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि अंदर सब ठीक है या नहीं। एकदम, उसे बस कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर पे भरोसा करना पड़ता था। वो इंतजार करता था जब तक कि उसे कोई फोन ना आए कि आपकी फसल का एक हिस्सा खराब हो गया है। आविष्कारक प्रवीण वी विजयपुर वो इसी तकनीकी खाई को भरना चाहते थे। उनका लक्ष्य साफ था, एक ऐसा डिवाइस बनाना जो मीलों दूर से बता सके कि बंद गोदाम के अंदर फल किस हाल में है। और यहीं पर ये IoT डिवाइस तस्वीर में आता है। इसका काम करने का तरीका विज्ञान के एक बहुत ही कह सकते हैं सरल सिद्धांत पर आधारित है। जब फल और सब्जियां पकते हैं या सड़ते हैं तो वो एक तरह से सांस छोड़ते हैं जिसमें कुछ खास गैसें निकलती हैं। हाँ, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे जैसे फल पकते हैं उनमें एथिलीन नाम का एक प्लांट हार्मोन बनता है जो पकने की प्रक्रिया को तेज करता है, और इसी प्रक्रिया में इथेनॉल गैस बनती है। इथेनॉल गैस? जी। और यही इथेनॉल गैस सड़ान का सबसे बड़ा और सबसे शुरुआती संकेतक है। कच्चे फलों में ये बहुत कम होती है, पके फलों में थोड़ी ज्यादा। और जैसे ही सड़न शुरू होती है हवा में इसकी मात्रा तेजी से बढ़ने लगती है। ये एक तरह का रासायनिक अलार्म है। मतलब ये डिवाइस असल में हवा को सूंघ कर बता देता है कि अंदर क्या चल रहा है। ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक नाक की तरह हुआ। चलिए इस डिवाइस के अंदर झांकते हैं। इसमें क्या क्या पुर्जे लगे हैं जो इसे इतना स्मार्ट बनाते हैं? हाँ बिल्कुल, आप इसे एक विशेषज्ञ नाक कह सकते हैं जिसे सिर्फ इथेनॉल सूंघने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। इस डिवाइस के 4 मुख्य हीरो हैं जो मिलकर काम करते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम है MQ3 गैस सेंसर। MQ3? जी, ये इस डिवाइस का दिल है। ये सेंसर खासतौर पर अल्कोहल यानी इथेनॉल गैस के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। ये हवा में इथेनॉल की मात्रा को पार्ट्स पर मिलियन में मापता है और उसी के आधार पर तय करता है कि फल कच्चा है, पका हुआ है या सड़ने लगा है। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ गैस का पता लगाना काफी है? मुझे लगता है कि गोदाम का तापमान या नमी वो भी तो फसल को खराब कर सकती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसीलिए इस डिवाइस का दूसरा हीरो है DH1122 सेंसर।
ये लगातार तापमान और नमी पर नजर रखता है। ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर फल और सब्जी की अपनी अलग जरूरत होती है। सेब को जिस ठंडे और सूखे माहौल की जरूरत है, केला उसमें खराब हो जाएगा। तो ये सेंसर सुनिश्चित करता है कि गोदाम की स्थितियां फसल के लिए एकदम सही हैं। ठीक है, तो एक सेंसर हवा सूंघ रहा है और दूसरा माहौल को महसूस कर रहा है। लेकिन ये सारी जानकारी उस किसान तक कैसे पहुंचती है जो शायद दूसरे शहर में बैठा है? और यहीं पर डिवाइस का तीसरा और सबसे स्मार्ट हिस्सा काम आता है, ESP12E माइक्रो वाईफाई यूनिट। अच्छा, IoT वाला हिस्सा। जी, यही इसका इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाला हिस्सा है। ये एक छोटे से दिमाग और एक पोस्टमैन की तरह है। ये दोनों सेंसर से सारा डेटा इकट्ठा करता है, गैस की मात्रा, तापमान, नमी, और उसे वाईफाई के जरिए इंटरनेट पर एक क्लाउड सर्वर पर भेज देता है। और फिर कंट्रोल रूम में बैठा व्यक्ति अपने कंप्यूटर या फोन पर एक डैशबोर्ड खोलता है और उसे रियल टाइम ग्राफ दिखने लगते हैं। कमाल है। मतलब अब दूरी कोई समस्या नहीं रही। लेकिन ये सब सुनने में काफी महंगा लग रहा है। बहुत सारे सेंसर्स, वाईफाई चिप, एक बड़े गोदाम में तो ऐसे सैकड़ों डिवाइस लगेंगे। क्या ये छोटे किसानों के लिए किफायती है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है और इसका जवाब डिवाइस के चौथे और शायद सबसे सरल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटक में छिपा है। वो क्या है? एक सिंगल PCB बोर्ड। एक बोर्ड? हाँ, आविष्कारक ने इन सभी हिस्सों MQ3 सेंसर, DHT सेंसर, वाईफाई यूनिट और पावर सप्लाई सबको एक ही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर इकट्ठा कर दिया। उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा। अलग अलग पुर्जों को तारों से जोड़ने की बजाय जब सब कुछ एक ही बोर्ड पर होता है तो उसे बनाने की लागत बहुत कम हो जाती है। उसका आकार छोटा हो जाता है और इसे बड़े पैमाने पर बनाना आसान हो जाता है। यही वो चीज़ है जो इस आविष्कार को एक महंगे प्रोटोटाइप से एक व्यावहारिक प्रोडक्ट में बदल देती है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, ये एक छोटा सस्ता बॉक्स है जिसे आप फलों की पेटियों के साथ रख देते हैं। ये हवा में सड़न के शुरुआती संकेतों को सूंघता है, तापमान जांचता है और मीलों दूर बैठे मैनेजर के फोन पर अलर्ट भेज देता है अगर कुछ भी गड़बड़ हो। आपने एकदम सटीक तरीके से समझाया। जैसे ही ग्राफ में इथेनॉल का स्तर खतरे के निशान से ऊपर जाता है, मैनेजर को पता चल जाता है कि लॉट नंबर 5 में सड़न शुरू हो रही है और वो उसे बाकी फसल से अलग करने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकता है। बिल्कुल, ये समस्या होने से पहले ही उसकी चेतावनी दे देता है। ये अंदाजे और इंतजार को डेटा और एक्शन में बदल देता है। ठीक है, ये डिवाइस तो वाकई कमाल का है। एक बेहतरीन आइडिया, एक ठोस समाधान। तो इसे पेटेंट कराना तो बहुत आसान रहा होगा। काश ऐसा होता। असल में यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। आविष्कारक ने पेटेंट के लिए आवेदन 13 मई 2016 को दायर किया था, लेकिन भारतीय पेटेंट कार्यालय से पहली परीक्षण रिपोर्ट, जिसे FER कहते हैं, उसे आने में लगभग 5 साल लग गए। रिपोर्ट आई 19 फरवरी 2021 को। 5 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। किसी भी आविष्कारक का जोश ठंडा पड़ सकता है इतने में। और उस रिपोर्ट में क्या था? पेटेंट मंजूर हो गया? नहीं, रिपोर्ट में मंजूरी नहीं थी, बल्कि कई गंभीर आपत्तियां थीं। इसमें 2 मुख्य आपत्तियां थीं जो किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से जुड़े आविष्कार के लिए मतलब एक बुरे सपने की तरह होती हैं। पहली आपत्ति थी आविष्कारशील कदम की कमी, लैक ऑफ इन्वेंटिव स्टेप। इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में, पेटेंट परीक्षक का कहना था कि ये आविष्कार कोई नया नहीं है। उन्होंने 2 पुराने दस्तावेजों, जिन्हें D1 और D2 कहा गया, उनका हवाला देते हुए कहा कि आपका डिवाइस तो बस इन पुरानी तकनीकों का एक स्पष्ट मिश्रण है। उनका तर्क था कि इस फील्ड का कोई भी कुशल इंजीनियर एक गैस सेंसर और एक वाईफाई चिप को जोड़कर ऐसा डिवाइस बना सकता है। इसमें कोई आविष्कार वाली बात नहीं है। बाप रे, ये तो सीधे सीधे आविष्कार की आत्मा पर ही सवाल उठा दिया। और दूसरी आपत्ति क्या थी? दूसरी आपत्ति और भी ज्यादा मुश्किल थी। ये भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3K के तहत थी। धारा 3K? हाँ, ये धारा कहती है कि आप भारत में सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम या एल्गोरिदम को पेटेंट नहीं करा सकते हैं। परीक्षक ने तर्क दिया कि आपका डिवाइस डेटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है और एक आउटपुट देता है। ये तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम का ही काम है, इसलिए ये पेटेंट के योग्य नहीं है। ये तो बहुत ही निराशाजनक रहा होगा। 5 साल इंतजार करो और फिर सुनो कि आपका आविष्कार न तो नया है और ना ही पेटेंट के लायक। तो फिर आवेदक ने इन आपत्तियों का सामना कैसे किया? उन्होंने बहुत ही सूझबूझ और ठोस तर्कों के साथ जवाब दिया।
आविष्कारशील कदम वाली आपत्ति के जवाब में उन्होंने परीक्षक के तर्क को पॉइंट बाय पॉइंट काटा। उन्होंने कहा, ठीक है, आप जिन पुराने दस्तावेजों की बात कर रहे हैं उनमें से किसी में भी सड़न का पता लगाने के लिए एक विशेष अल्कोहल सेंसर का जिक्र नहीं है। अच्छा। उनमें तापमान और नमी की निगरानी तो है, लेकिन सड़न की गैस को सूंघने की क्षमता नहीं है। और रिमोट मॉनिटरिंग वाली बात भी तो नहीं थी, है ना? बिल्कुल। उन्होंने यही अगला तर्क दिया कि पुराने दस्तावेजों में डेटा को मीलों दूर भेजने के लिए माइक्रो वाईफाई यूनिट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। और फिर उन्होंने अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का चलाया। वो क्या था? किफायती पीसीबी बोर्ड। उन्होंने कहा कि सभी घटकों को एक ही सस्ते पीसीबी बोर्ड पर असेंबल करना अपने आप में एक आविष्कारशील कदम है, क्योंकि यही चीज इसे व्यावहारिक बनाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका आविष्कार सिर्फ एक सामान्य सिस्टम नहीं है, बल्कि ये सड़न के विभिन्न चरणों, कच्चा, पका हुआ और सड़ा हुआ, का पता लगाने की एक विशिष्ट तकनीकी समस्या को हल करता है। ये तो बहुत ही जबरदस्त जवाब था। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि उनका डिवाइस क्या करता है, बल्कि ये भी बताया कि वो पुरानी तकनीकों से बेहतर और अलग क्यों है। और उस धारा 3K वाली आपत्ति का क्या हुआ? वो लड़ाई और भी दिलचस्प थी। उसके लिए उन्होंने तर्क दिया कि ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर या कोड नहीं है, इसका एक भौतिक अस्तित्व है। इसमें हार्डवेयर के ठोस घटक हैं, सेंसर, वाईफाई यूनिट, पीसीबी बोर्ड, जो मिलकर एक तकनीकी कार्य कर रहे हैं। ये हवा में हो रहे एक रासायनिक बदलाव का पता लगा रहा है और उसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा में बदल रहा है। अच्छा, तो उन्होंने साबित किया कि ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, एक पूरी मशीन है। हाँ, उन्होंने अदालती मिसालों का हवाला दिया जहां ये माना गया है कि जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर असल दुनिया में कोई तकनीकी प्रभाव डालते हैं तो धारा 3K की रोक लागू नहीं होती है। उन्होंने साबित किया कि उनका आविष्कार एक वास्तविक काम करने वाली मशीन है, ये सिर्फ एक अमूर्त एल्गोरिथम नहीं है। वाह, मतलब उन्होंने कानूनी और तकनीकी दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। हाँ, इन विस्तृत जवाबों और कुछ औपचारिक संशोधनों के बाद पेटेंट कार्यालय ने माना कि आवेदन मंजूरी के योग्य है। ये दिखाता है कि एक अच्छा आविष्कार होना ही काफी नहीं है, उसे कानूनी तौर पर सही ढंग से पेश करना भी उतना ही जरूरी है। तो अब जब ये डिवाइस पेटेंट हो चुका है तो इसके फायदों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। ये सस्ता है, दूर से निगरानी की सुविधा देता है और सीधे तौर पर उस 13,300 करोड़ रुपए की बर्बादी की समस्या पर चोट करता है। लेकिन क्या इसका असर सिर्फ पैसों तक ही सीमित है? नहीं, इसका असर बहुत गहरा है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ किसानों या कंपनियों के पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये खाद्य सुरक्षा के बारे में है। जब हम भोजन को बर्बाद होने से बचाते हैं तो हम उन सभी संसाधनों को भी बचाते हैं जो उसे उगाने में लगे थे। पानी, जमीन, खाद और मेहनत। ये हमारी कृषि आपूर्ति श्रृंखला को ज्यादा कुशल और स्मार्ट बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्रोत में एक और बहुत अच्छी बात का जिक्र है जो मुझे बहुत प्रेरक लगी। आविष्कारक प्रवीण वी विजयपुर को ये सब करने की प्रेरणा उनके कॉलेज के दिनों में मिली थी। उनके कई प्रोफेसरों ने उन्हें पेटेंट दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित किया था। और ये बात इस कहानी को और भी खास बना देती है। अक्सर एकेडमिक दुनिया और उद्योग के बीच एक खाई होती है, पर यहाँ हम देखते हैं कि कैसे शिक्षकों के सही मार्गदर्शन ने एक छात्र को न केवल एक वास्तविक समस्या को पहचानने और उसके लिए एक व्यवहारिक समाधान बनाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उस समाधान को कानूनी रूप से सुरक्षित करने की लंबी प्रक्रिया से गुजरने का हौसला भी दिया। ये सिर्फ एक आविष्कार की नहीं, बल्कि एक अच्छे इकोसिस्टम की भी जीत है। तो आज हमने देखा कि कैसे फलों के सड़ने जैसी एक आम और रोजमर्रा की समस्या ने एक चतुर तकनीकी समाधान को जन्म दिया और कैसे उस समाधान को हकीकत बनाने के लिए एक आविष्कारक ने पेटेंट प्रणाली की चुनौतियों का सामना किया। ये कहानी सिर्फ एक डिवाइस के बारे में नहीं है, बल्कि नवाचार, दृढ़ता और सही मार्गदर्शन की शक्ति के बारे में भी है। को दृश्य बना दिया जिसे हम डेटा के रूप में देख सकते हैं। लेकिन हमारे चारों ओर और कौन सी अदृश्य गैसें या रासायनिक संकेत हैं जो किसी बड़े बदलाव का संकेत देते हैं? जरा सोचिए, हमारे शहरों की हवा में प्रदूषण के अदृश्य कणों से लेकर हमारी अपनी सांसों में किसी बीमारी के शुरुआती संकेतों तक। ये तकनीक फलों के बारे में है, लेकिन अदृश्य रासायनिक परिवर्तनों का पता लगाने के लिए सरल सेंसर का उपयोग करने का ये सिद्धांत अनगिनत दूसरे क्षेत्रों में क्रांति ला सकता है। तो सवाल ये है कि ऐसी कौन सी अदृश्य प्रक्रिया है जिसे अगर हम दृश्य बना सकें तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी साबित होगी?